हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम के मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट मोशन इन अ प्लेन में दो तरह का मेनली आपको मोशन पढ़ना है। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि यहाँ पर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और दूसरा सर्कुलर मोशन जो कि अलग चैप्टर है, उसको भी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर किसी पार्टिकुलर वीडियो पर टॉपिक जो है वो उनको नहीं मिलता है। तो देखिए उसका पहला तरीका तो ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में जो पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट पे अगर वीडियो देखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद मेरे चैनल का नाम द पाठशाला राहुल कुमार, तो बहुत इजीली आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी आप वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड थिंग स्टूडेंट कि अब यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों को मेनली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ब्रीफ में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह के फॉर्मूले आते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में मेनली दो तरह का मोशन होता है, थ्योरी में सब डिटेल देख चुके हैं। एक तो होता है ऑब्लिक मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहते हैं, सर्टेन एंगल पे हम ग्राउंड से इसको फेंकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है टाइप होता है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्टेन हाइट से कोई पर्सन, सपोज कीजिए कोई लड़का जो है इस तरह से स्टोन को ऐसे हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में फेंक दिया, तो ये दो तरह का मोशन आपको पढ़ना है। क्लियर है। अब देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो क्या आते हैं। मान लिया आपने यहाँ से फेंका, टी टाइम के बाद ये जो स्टोन है या जो ऑब्जेक्ट है ये वापस ग्राउंड पे इस तरह से पहुँच जाता है। तो ये टी टाइम जो जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितनी देर एयर में लगा रहा या वापस इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, एक ही बात है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, जहाँ पर u क्या हो गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कितना स्पीड से आप फेंके, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप समझ रहे हैं, ठीक है। h जो होता है ये हाइट होता है, वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम कितना वर्टिकल हाइट कवर किया उसका ये फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g होता है। r जो रेंज कितना कवर किया इसका u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई g होता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा, ये हाइट जो होता है, ये हाइट ध्यान दीजिए। अब इस हाइट का अगर हम पूछे कि भाई इसको किस एंगल पे हम फेंके कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हो जाए, तो ऑब्वियसली ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस होगा, हम डायरेक्टली एकदम 90 डिग्री एंगल पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक देंगे। मतलब उस केस में अल्फा जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे। उस केस में मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमको मिलेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे। एग्जैक्टली उसी तरह अगर हमको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज मेरा मैक्सिमम कितना एंगल पे हम फेंके सो दैट कि रेंज मेरा मैक्सिमम हो, उसके लिए 45 डिग्री पर इसको हमें प्रोजेक्ट करना होता है। क्लियर है। और 45 डिग्री आप अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी आ जाता है। एक यहाँ पे रिलेशन आप देख सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर टाइम टी पर जब आपका ये वेलोसिटी जो है मान लिया थीटा एंगल बना रहा है तो ये टैन थीटा इक्वल टू होता है यू साइन अल्फा माइनस जी टी बाई यू कॉस अल्फा। और ऑब्वियसली ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यही 2-3 फॉर्मूले का यूज करके हम आपस में ये एक नया रिलेशन लाते हैं जो कि यूज हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। साथ ही साथ एक और भी फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 2r। मतलब ये रिलेशन आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये दोनों में रिलेशन। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको मान लिया टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक अलग फॉर्मूला यूज कीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का एक अलग फॉर्मूला यूज कीजिए। क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना आपका ये टोटल जो टाइम लगा, हाफ जो होता है ग्राउंड से यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, वापस यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका वैल्यू जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में, दोनों को ऐड कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मेनली 2 फॉर्मूला आपके लिए सफिशिएंट है। पहला फॉर्मूला कि अगर यू स्पीड से इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है, रूट_2h बाई जी, जहाँ पे h कितना हाइट से आप इसको प्रोजेक्ट किए हैं, ये h आपका हाइट दिया हुआ रहेगा। क्लियर है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि भाई रेंज कितना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रेंज कवर किया, तो जो स्पीड आपका है जितना स्पीड से फेंकिए उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना रेंज निकल गया। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। और स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को शेयर करें सो डैट कि थोड़ा सा बूस्टअप हो और हम लोगों को भी हिम्मत मिलता है कि चलो भाई और वीडियो को बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A projectile is projected at an angle of 30 degree from the horizontal with a velocity of 98 मीटर पर सेकंड। चलिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि एक हम प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं 30 डिग्री एंगल पे। ये हम कितना स्पीड से, इसको 98 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और 30 डिग्री एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो क्या क्या हम लोगों को निकालना है, देखिए क्वेश्चन के पहले पार्ट में हम लोगों को निकालना है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट।
इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई। तो ये हम लोगों को निकालना है टाइम ऑफ एसेंट, जो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका हाफ वैल्यू हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों को निकालना है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin अल्फा बाई जी, इसका हाफ मतलब ये 2 हट जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला वो वहाँ पर हम लिखे नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं उसका हाफ मतलब क्या हो जाएगा, u sin अल्फा बाई जी। क्लियर है, अब यहाँ पे u sin अल्फा बाई जी, तो u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 98 sin अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू हो गया 9.8। क्लियर है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 98 और 9.8 ये ऊपर में गया तो ये 10 हो गया, 10 इंटू 1/2 मतलब ये आपका 5 सेकेंड इज योर आंसर। मतलब 5 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगा टाइम ऑफ एसेंट जो कि हमसे पूछ रहा है, और इसका मतलब है कि 5 सेकेंड नीचे आने में लगा होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 10 सेकेंड रहा होगा। क्लियर है, क्वेश्चन का बी पार्ट में स्टूडेंट कह रहा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ये कितना है, जब 30 डिग्री एंगल पे फेंके हैं तो ये जो इसका मैक्सिमम जो हाइट रहा वो कितना रहा। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब देखिए सबका वैल्यू रखते जाते हैं, u² का वैल्यू हो गया 98 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू स्टूडेंट आ जाता है 122.5 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, सी पार्ट में पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट अब देखिए, अब पहला तरीका तो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आप पूरा फिर से फॉर्मूला यूज़ कीजिए, वैल्यू सबका वैल्यू रखिए, दूसरा उतना करने का जरूरत नहीं है। जब टाइम ऑफ एसेंट हम लोग निकाल चुके हैं जिसका वैल्यू 5 सेकंड है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट का डबल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 10 सेकेंड इज योर आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज डी में, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो कवर किया ये कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला कितना है u² sin 2 अल्फा बाई जी। ध्यान दीजिएगा, तो u² का वैल्यू तो है 98 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, बाई जी मतलब 9.8, ये मतलब हो गया 98 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 98 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, तो √3 नीचे में 2 आ गया, दिस इज 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट 490 √3 मीटर, इसको सॉल्व करने पे। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे यहाँ पे। अ क्रिकेटर थ्रोज अ बॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, ठीक है, कोई क्रिकेटर जो है, ठीक है, जैसे क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, आप सपोज कीजिए कि ये मान लिया यहाँ पर ये क्रिकेटर है और इसके हाथ में ये इस तरह का ये एक बैट है, ठीक है। ये क्या किया बॉलर, इसको बॉल इस तरह से इसके तरफ फेंका, तो ये बॉल को क्या किया, ये हिट किया ऊपर में इस तरह से सर्टेन एंगल पर सर्टेन स्पीड से हिट कर दिया। बॉल जो है कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ वापस आएगा ग्राउंड पे। क्लियर है, चलिए, तो ये कितना स्पीड से इसको फेंका है, क्रिकेटर थ्रोज अ बॉल 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड मतलब ये आपका u दिया हुआ है। चलिए, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मतलब ये एंगल जो है ये अल्फा 60 डिग्री है। अब अगेन यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, ये छोटा छोटा बात खासकर स्टार्टिंग स्टेज में जायज़ कन्फ्यूजन है कि अब यहाँ पर सर ये बिल्कुल ग्राउंड से तो टच नहीं था, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर था बॉल, तब ये इसको हिट किया, ये ऊपर चला गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप कैसे यहीं से एकदम सीधे इसको मान लेते हैं कि ग्राउंड से ही टच किया हुआ है कि ये एंगल इसको 60 डिग्री। क्लियर है, तो देखिए नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में जब तक मेंशन नहीं किया जाता है हम लोग ये सब जो हाइट होता है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब जैसे सपोज किया जाए क्वेश्चन आपको आगे मिल सकता है या फिर नहीं भी मिलता है, तो एससी और में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है कि भाई सर्टेन हाइट से कोई पर्सन जो है बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया। अब भाई हम सर्टेन हाइट से फेंकें तो मेरा जो हाथ का जो हाइट है, ठीक है, वो आर्म हाइट जो है, मान ली यहाँ से अगर कोई पर्सन इस तरह से फेंकता, इस तरह से यहाँ से फेंकता, तो ये जो हाइट है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसलिए जब तक मेंशन नहीं किया जाता है मान के चलना है कि ये ऑलमोस्ट ग्राउंड से यहीं से फेंका गया है। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्रिकेटर क्या करता है, बॉल को 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अल्फा 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करता है। तो पूछ रहा है ही देन रन्स
टू कैच द सेम बॉल। अच्छा बॉल, ये क्रिकेटर जो है इसको प्रोजेक्ट भी कर देता है और यही फिर क्या करता है, ये दौड़ना भी शुरू करता है। अब ये बॉल तो इधर बढ़ना शुरू हो गया, अब ये खुद भी दौड़ना शुरू करता है सो डैट कि ये बॉल को कैच कर ले, खुद ही कैच भी कर ले। ओके, What should be his minimum velocity so that he may catch the ball before it strikes the ground? तो पूछ रहा है कि ग्राउंड पर स्ट्राइक करने के पहले इसका मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए सो डैट कि ये बॉल को कैच कर ले, सो डैट कि ये बॉल को कैच कर ले। अब ध्यान दीजिए, दो बात है ध्यान हमको देखना है कि भाई इसका मिनिमम स्पीड, ये इसको ये भी मान लेते हैं, इसका ये स्पीड मतलब ये तो ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका स्पीड कितना होना चाहिए सो डैट कि ये बॉल को कैच कर ले। मतलब मेनली हमको देखना है बॉल का भी स्पीड जो है, बॉल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये यू स्पीड से हम इसको फेंके हैं अल्फा एंगल पे, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया यू कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा। तो ऑलवेज रिमेंबर ये यू कॉस अल्फा, ये जो कंपोनेंट है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करता है। जाहिर सा बात इसका रीज़न यही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो भाई ये स्पीड, ये वेलोसिटी जो है वो चेंज कैसे करेगा, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है यू साइन अल्फा, सिर्फ यही चेंज होता है और ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो कि नीचे की ओर लग रहा है, हैविंग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ यही लगते रहता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। कहने का मतलब है कि भाई ये बॉल का जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कितना स्पीड है, यू कॉस अल्फा। तो कहने का मतलब है कि इस जो कि कांस्टेंट है, कहने का मतलब है इसका भी मिनिमम स्पीड इतना ही होना चाहिए, यू कॉस अल्फा ही होना चाहिए बॉल, ये अगर इसको बॉल को वापस इसको कैच करना है, क्लियर है। अगर इससे कम रहेगा तो ये पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मिनिमम जो भी मिनिमम अगर हम बात करें कि ये क्रिकेटर का मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए सो डैट कि इसको कैच कर ले, तो ये इसका वैल्यू मिनिमम यू कॉस अल्फा होना चाहिए, बॉल का जितना स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर है। और ये इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यू का वैल्यू हो गया 60, कॉस अल्फा का वैल्यू मतलब कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, 60 हाफ मतलब 30 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट, अ मैन कैन थ्रो अ बॉल to a maximum horizontal distance of 100 meter, okay, then what would be the maximum vertical distance up to which he can throw the ball assuming the ball to have same initial velocity। मतलब कि देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसका कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों ही केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यू सेम है आपका। अब देखें इस तरह से लिखने से फ़ायदा क्या होता है, क्वेश्चन आपको अब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है और दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको सेम हमको मानना है। तो ध्यान दीजिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये कब होता है, जब हम 45 डिग्री पे फेंकते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ ध्यान दीजिए यू स्क्वायर बाई जी। तो क्वेश्चन के हिसाब से यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 100 हमको दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है भाई, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। तो यू स्क्वायर बाई 2g का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दोनों ही केस में यू का वैल्यू सेम है इसलिए यू लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू जब पता है तो यू स्क्वायर 2g का वैल्यू पता नहीं होगा। ये यू स्क्वायर 2g, यू स्क्वायर 2g को हम लिख सकते हैं, हाफ को अलग कर दीजिए और यू स्क्वायर बाई जी को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 100 इक्वल्स टू 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर हो गया, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कह रहा है अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक आदमी जो है किसी बॉल को वो थ्रो कर सकता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब एच मैक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एच मैक्स का वैल्यू 200 मीटर आपको दिया हुआ। ओके देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके तो आगे हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका क्या होगा
up to which he can throw the ball assuming the ball to have same initial velocity। ऑलमोस्ट इनफैक्ट आप कह सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अगेन यहाँ पर आपको देखिए मैक्सिमम हाइट जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, u² बाई 2g का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और r मैक्स मतलब u² का वैल्यू निकालना है, u² का वैल्यू मतलब u² का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है, 2 कैंसिल होकर u² हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 इंटू u² का वैल्यू हमको दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे 200 रख दिए, दिस इज योर 400 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सो दैट अ बॉडी मे कवर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस एंड टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भाई तो ये जस्ट हम लोग क्लियर कर ही लिए कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए इसको 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना होगा, मोशन द ग्रेविटी डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना होगा, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इसको 45 डिग्री एंगल पे फेंकना होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें तो ऐसा कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सिचुएशन क्या है कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को हमको जैसे इस तरह से हम प्रोजेक्ट किए तो कितना एंगल पे इसको हम प्रोजेक्ट करें, मान लिया इसको हम u स्पीड से हम इसको प्रोजेक्ट किए, u स्पीड से सर्टेन एंगल अल्फा पे हम प्रोजेक्ट किए, इसको सर्टेन एंगल अल्फा पे हम इस तरह से प्रोजेक्ट किए। तो पूछ रहा है कि कितना एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट करें सो डैट कि इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, और इसका ये जो मैक्सिमम हाइट ये जो ट्रैवल किया, ये दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है। चलिए तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के हिसाब से रेंज और हाइट दोनों बराबर मेरा हो जाना चाहिए, तो उसी के लिए हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 अल्फा बाई जी, u² sin 2 अल्फा बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g, u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब यहाँ से देखिए u² कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, 2 इधर चला गया, तो ये हो गया 2 sin 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू इधर बच गया sin स्क्वायर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करना है, इसमें तो कुछ और बचा ही नहीं है भाई। अल्फ़ा बचा है तो ऑब्वियसली वैल्यू निकलेगा, इतना तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, नहीं, वो सोचते हुए बनाते जाना है। ठीक है। तो भाई यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकलेगा, ये तो पक्का बात है। इसको सॉल्व करना है, फिजिक्स खत्म हो चुका है, फिजिक्स यहीं तक था, आगे मैथ्स है। तो यहाँ पे अब देखिए sin 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा sin 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा करें तो 2 पहले से है, तो 2 इंटू 2 4, मतलब 4 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 4 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इधर हो गया sin स्क्वायर अल्फा को इधर हम ले आते हैं, तो ये माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा sin अल्फा दोनों में कॉमन है, तो sin अल्फा को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो गया 4 cos अल्फा माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए अब दो टर्म है, एक टर्म है sin अल्फा और एक टर्म है 4 cos अल्फा माइनस sin अल्फा, दो टर्म। क्लियर है। तो अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, तो भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, या तो ये 0 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो भी 0 होगा, या दोनों का दोनों 0 हो सकता है। अब देखिए एक एक करके भाई, मान लिया अगर इसको हम 0 करते sin अल्फा 0, तो sin अल्फा 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, sin अल्फा ये 0 ये गलत होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस केस में अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। sin 0 0 होता है, तो अल्फा का 0 जब 0 डिग्री पे ही आप ऐसे फेंकिएगा, मतलब हाइट कुछ कवर ही नहीं किया, सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से आप फेंक दिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ हाइट का वैल्यू ही नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब पक्का बात है कि यही टर्म आपका 0 होगा। क्लियर है। इस तरह से सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे बनाए चले जा रहे हैं, माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया sin अल्फा इक्वल्स टू 4 cos अल्फा, इसलिए sin अल्फा बाई cos अल्फा, sin अल्फा बाई cos अल्फा आपका 4 हो गया। sin अल्फा बाई cos अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू 4, इसलिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल गया tan इनवर्स 4। इतना एंगल पे आप फेंकिएगा tan इनवर्स 4, इतना वैल्यू पर आप फेंकिएगा तो आपका जो रेंज जितना होगा उतना ही हाइट भी हो जाएगा।
क्लियर है। क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है स्टूडेंट कि एक्सप्लेन डज दिस एंगल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या ये जो एंगल है ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड कर रहा है? भाई तो नहीं कर रहा है, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो वैल्यू आया वो u tan इनवर्स 4 या u² 4 tan इनवर्स 4 या u का पावर 3 tan, ऐसा कुछ तो नहीं है। u का टर्म ही नहीं है, मतलब ये u से इंडिपेंडेंट है। क्लियर बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा? नो, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा एंगल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट कह रहा है इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अनदर प्रोजेक्टाइल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए मतलब एक दो प्रोजेक्टाइल है, पहले वाले प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है ठीक है, और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, वो दोनों अगर बराबर है तो दोनों का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल को मान लेते हैं ठीक है कि u1 स्पीड से अगर हम इसको फेंके हैं तो मैक्सिमम इसका हाइट कितना हो जाएगा u² 2g, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा u1² 2g। और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को अगर हम u2 स्पीड से फेंके हैं तो इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा u2² हो जाएगा, u2² हो जाएगा। यहाँ से g और g कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, ये 2 आपका इधर चला गया तो यहाँ से ये हो जाएगा u1/u2, ये आपका स्क्वायर रूट, मतलब इसका रेशियो हो जाएगा √2/1। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड बी द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। ऑब्वियसली कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, शायद ये चीज़ थोड़ी में बताना छूट गया था कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज कीजिए कि अल्फ़ा एंगल पे फेंकते हैं और तब ये इस तरह का रेंज कवर करता है, ये अल्फ़ा एंगल पे आपने फेंका ठीक है। अब चाहते हैं कि रेंज सेम हो, सेम यही रेंज रहे और कोई एक दूसरा एंगल है जिसकी उस एंगल पर भी फेंकेंगे तो भी रेंज सेम हो जाए, तो उसके लिए आपको दूसरा एंगल जो होगा वो 90 - 60 हो जाएगा। ये एंगल जो हो जाएगा, मान लिया ये एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री - 60 डिग्री, तो भी आप इसको रेंज आपको सेम ही मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आप 30 डिग्री पे फेंके हैं 30 डिग्री पे, तो आपको जो रेंज मिलेगा वही 60 डिग्री पर रेंज मिलेगा। दोनों को मिला के 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, सेम होना चाहिए। या दूसरा एग्जांपल, अगर आप 15 डिग्री पर फेंके हैं तब आपको जो रेंज मिला, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्रोजेक्टाइल ठीक है, और चाहते कि उतना ही रेंज फिर से मिले दूसरे एंगल पे, तो उसके लिए आपको दूसरा 75 डिग्री एंगल पे फेंकना होगा। तो उस केस में भी आपको रेंज सेम मिलेगा क्योंकि ये 15 + 75 दोनों मिला के फिर 90 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर बात है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 90 - 30, 90 डिग्री - 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये जो आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट क्या कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ h1 एंड h2 आर द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 केसेस। थोड़ा सा फिगर को हम लोग क्लियरली फिर से बना ले। देखिए दो सिचुएशन हमारे पास था, दो सिचुएशन था। एक 30 डिग्री पर फेंके तो मान लिया 30 डिग्री पर फेंके, इस तरह का सिचुएशन है। ये हम लोग फेंक रहे हैं 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, और एक फेंक रहे हैं लाइक दिस, कुछ इस तरह का। ये सपोज कीजिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्टिकल हालांकि हो गया, बट कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, आप समझ रहे हैं। ये एंगल जो हो गया 60 डिग्री। क्लियर है। तो पूछ रहा है हमसे कि इन द अबव क्वेश्चन इफ h1 एंड h2 आर द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 केसेस, h1 एंड h2। इस केस में जो मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो h1 है, और इस केस में जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ये h2 है। क्लियर है। ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ये सेम है, तभी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है। वह तो क्वेश्चन आगे कर रहा है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज h1 एंड h2। अच्छा रेंज तो सेम है, ये रेंज तो सेम है, तो h1 और h2 में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। कैसे सोचेंगे भाई, एक ही तरीका है सोचने का। आपको क्या है कि h1 h2 r सबका फॉर्मूला पता है, u सेम है, हर केस में u सेम है। h1 कितना एंगल पे मिला है उसके लिए अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता है, h2 के लिए अल्फ़ा का वैल्यू पता है। जब सब पता है, r आप किसी का भी वैल्यू यूज़ करके रखिए, r का भी रिलेशन पता है, तो रिलेशन को ही आगे पीछे करके करेंगे तो कुछ रिलेशन निकलेगा, तीनों में रिलेशन निकलेगा। सोचने का यही तरीका है, और तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं है, और तो कोई जरिया नहीं है, तो इतना पहले सोच लेना है कि भाई तीनों का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए h1, अब h1 का रिलेशन आप लिखिए। h1 को u स्पीड से फेंके हैं 30 डिग्री एंगल
पे फेंके हैं तो h1 हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2g। क्लियर है। अब यहाँ से देखें साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो ये हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ये नीचे आ जाएगा, ऊपर में 1/4 है तो नीचे में 8 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, मतलब ये इसको सॉल्व किए करेंगे तो ये आ जाएगा u²/8g। क्लियर है। चलिए h1 का वैल्यू निकाल दिए। अच्छा जाहिर सा बात है, ये सब दिमाग में आना चाहिए, h2 का भी जो वैल्यू निकालेंगे वो भी u और g के टर्म में ही आएगा, r का भी जो वैल्यू निकालेंगे, चूंकि अल्फा का वैल्यू पता है ना, r का भी वैल्यू निकालेंगे तो u और g के टर्म में ही आएगा। तो तीनों को कुछ आगे पीछे करके रिलेशन निकालना है, या देखते हैं वैल्यू निकलने के बाद फिर सोचेंगे कि अच्छा क्या करें कि इजिली रिलेशन निकले। क्लियर है। h2 का वैल्यू निकालते हैं, h2 का वैल्यू फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो u² साइन स्क्वायर अल्फा। अब h2 के केस में अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। क्लियर है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में 3/4, 3/4, वो 4 नीचे आएगा तो फिर नीचे में 8g आ जाएगा, नीचे में फिर से 8g आ जाएगा, ऊपर में 3 रह जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3u²/8g। क्लियर है। चलिए अब रेंज का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं, रेंज का वैल्यू रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, u² साइन 2 अल्फा बाई जी। अब ध्यान दीजिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो u² साइन 2 अल्फा बाई जी। अब किसी का भी वैल्यू आप रखिए, देखें या तो साइन 2 अल्फा कीजिएगा तो 2 × 30 डिग्री कीजिए तो 60 आएगा, साइन 60 आएगा, या फिर कीजिए 2 × 60 डिग्री, दोनों ही केस में देखिए हम दोनों ही कर देते हैं। आपका 30 डिग्री कीजिए, मान लिया 30 डिग्री आप लेते हैं तो साइन 2 अल्फा मतलब 2 × 30 डिग्री साइन 2 अल्फा बाई जी, यहाँ से जो रेंज का वैल्यू निकलेगा, या फिर u² साइन 2 अल्फा मतलब 2 अल्फा, मान लिया अल्फा 60 आप ले लीजिए तो भी डिवाइडेड बाई जी सेम आएगा, क्योंकि जितना वैल्यू साइन 60 का वैल्यू होगा उतना ही साइन 120 का भी वैल्यू होगा। साइन 120 को आप लिख सकते हैं 90 + 30 मतलब cos 30, तो साइन 60 और cos 30 का वैल्यू सेम आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, तो वैल्यू सेम आएगा। अब आपको जिससे सहूलियत है निकाल लीजिए, इसी से सहूलियत है निकालना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2 नीचे में आ जाएगा, ऊपर में √3 रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √3u²/2g। अब रिलेशन निकालना है, देखिए h1 का वैल्यू हम लोग निकाल दिए u²/8g, h2 का वैल्यू 3u²/8g, और r का वैल्यू निकला √3u²/2g। क्लियर है। कैसे सोचेंगे, अच्छा क्या करेंगे कि तीनों में रिलेशन निकलेगा, तो देखिए अभी क्या है कि h1 में भी u² है, h2 में भी u² है, और r में सिंगल एक u² है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पक्का बात है कि h1 और h2 को हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे, हम h1 h2 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे। ये क्यों दिमाग में आया, इसका 2 कारण बता रहे हैं आपको दिमाग में क्यों आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपका u² × u² अंदर में रहेगा, बाहर में रहेगा, तो फिर बच जाएगा u², जो कि आपका r में सिर्फ u² ही है, u² ही है। और दूसरा उससे भी बड़ा ट्रिक आपका ध्यान जाना चाहिए, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में देखिए, ऊपर में ये 3 रहेगा, u² तो बाहर निकल गया, इसका u² के बराबर है, अंदर में जो 3 है वो अंदर ही में रह जाएगा, तो √3 भी मेरा ऊपर में मिल जाएगा। मतलब ये √3 सबसे बड़ा फैक्टर है जहाँ से आपका ध्यान जाना चाहिए कि अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे ना तो ऊपर वाला तो मेरा सेम आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा √3u², तो वहाँ से बहुत आसानी से निकलेगा। क्लियर बात है। चलिए देखते हैं, कहने का मतलब है कि हम √h1 h2 इसका वैल्यू निकालेंगे, इतना दिमाग में आना चाहिए, इतना पहले सोच लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरली कहीं से बढ़ना शुरू कर दिए, पहले थोड़ा सा सोचिए। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए √h1 h2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u²/8g, h1 हो गया, h2 कितना हो गया 3u²/8g। अब देखिए बहुत आसानी से u²/8g, u²/8g स्क्वायर रूट है तो ये टोटल टर्म ही बाहर निकल गया, तो ये हो गया u²/8g और √3 रह गया। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब ऐसा करते हैं, ये √3u²
√3u² ऊपर में है √3u², और नीचे में जो 8g है ना, इसको हम ऐसा करते हैं, ये 2g कर देते हैं, और नीचे में इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे में 8g रह गया, 2g × 4, ऊपर में तो √3u² है। ये ऐसा क्यों किए? क्योंकि अब ये टोटल टर्म जो है √3u²/2g ये r हो गया। कहने का मतलब है दिस बिकम्स r/4, तो √H1H2 = r/4, इसलिए r = क्या हो गया 4√H1H2। दिस इज योर रिलेशन। तो इनफैक्ट ये एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप नीट या जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्पफुल होता है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। ओके, दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, ठीक है। इफ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंसेज कवर्ड इन द 2 केसेज आर रिस्पेक्टिवली 36 एंड 25। दोनों ही केस में जो मैक्सिमम जो वर्टिकल हाइट है, एक में 36 है, एक में 25 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इनफैक्ट यही डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हॉरिजॉन्टल रेंज हमसे पूछ रहा है, और अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो स्पीड मेरा सेम, ये वर्टिकल हाइट जो है वो दिया हुआ है, एक केस में 36, एक केस में 25। क्लियर बात है? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? अब ये नहीं कि इसको 36 × 25 पहले मल्टीप्लाई किए फिर स्क्वायर रूट किए, उतना करने का जरूरत नहीं। देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, तो √6² ये बाहर निकला 6, 5 का स्क्वायर बाहर निकला 5, हो गया 6 × 5 मतलब 30 मीटर इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट कह रहा है अ मैन कैन जंप अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ओके, कोई आदमी जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब r मैक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2, और जिसका वैल्यू होता है u²/g, u²/g अल्फा = 45 डिग्री एंगल पे, मतलब 45 डिग्री एंगल पे वो मैन जो है वो जंप करेगा, और उस केस में उसका जो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो 2 मीटर होता है। ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे कह रहा है देन विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी ही शुड रन हॉरिजॉन्टली अलोंग द रोड इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। अब देखिए एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग सॉल्व किए थे कि एक क्रिकेटर जो है बॉल को प्रोजेक्ट करता है, तो कितना मिनिमम वेलोसिटी से इसको दौड़ना चाहिए सो डैट कि वो बॉल को कैच कर ले। तो उस केस में हम लोग क्या, उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए था u cos अल्फा। चूंकि u cos अल्फा आप जैसे इसको प्रोजेक्ट करते हैं u स्पीड से, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है ये कांस्टेंट होता है u cos अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos अल्फा, मिनिमम उतना वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम जो वेलोसिटी भी मिनिमम बात करें तो ये कितना होना चाहिए u cos अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा u का वैल्यू, तो u का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 2 = u²/g है, तो u² कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2g, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा √2g, u का वैल्यू निकल गया। और cos ये कितना 45 डिग्री। अब देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2g × 1/√2, तो √2 से ये √2 गया, आपका बच गया √g कहने का मतलब है √9.8, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू लगभग आ जाता है 3.13 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट क्या कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 16 देन कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू दिया हुआ है 16 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? अब देखिए एक रिलेशन आपको बताए थे डायरेक्टली यहाँ पे, इस फॉर्मूला से का क्या अभी बेनिफिट आपको मिलेगा, अल्फा का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी का वैल्यू पता है 16 सेकेंड, आर जी और टी तो सब पता है, तो आर का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब यहाँ से वी हैव tan अल्फा = GT²/2r, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा r = क्या हो जाएगा GT²/2 tan अल्फा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू 16 है, तो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 tan अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री है,
ठीक है। चलिए सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो नीचे में 2√3 होगा सबको। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू जो है वो आ जाता है 724.2 724.2 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट कह रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है सो दैट कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर करे। इसका मतलब है कि बॉल को हम लोगों ने क्या किया होगा, 45 डिग्री पर फेंका होगा। 45 डिग्री पर जब फेंकेंगे तभी वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है, और इस हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू कितना हो जाता है, u²/g, u²/g। क्लियर है। क्वेश्चन आगे कह रहा है इन दिस केस, अच्छा इसी केस में जब हम 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं और ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रहा है, इन दिस केस व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। और इस केस में ये जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो कवर किया, यही मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कवर किया, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइट का हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो इस केस में अच्छा देखिए, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना कवर करेगा, तो देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² α/2g, u² sin² α/2 sin² अल्फा यहाँ पे कितना हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हम लोग फेंके हैं, u² sin² α/2g, यही इतना मैक्सिमम हाइट इस केस में ट्रैवल करेगा, कवर करेगा। तो इस sin² देखिए sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो sin² है, sin² 45 डिग्री, तो 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ऊपर में 1/2 बच गया, ये 2 नीचे में आएगा, मतलब फाइनली ये हो जाएगा u²/4g। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो पूछ रहा है। r का वैल्यू u²/g, h का वैल्यू आ गया u²/4g, तो ऊपर का u²/g नीचे का u²/g कैंसिल हुआ, नीचे में 1/4 है, ये ऊपर चला गया, मतलब ये हो जाएगा 4/1, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग अ सर्टेन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, हम एक प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट कर दिए। इफ इट्स टाइम ऑफ एसेंट इज 4 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा टाइम ऑफ एसेंट आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड। अच्छा टाइम ऑफ एसेंट दिया हुआ कहने का मतलब है, मान लीजिए इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है, तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा u sin α/g। ध्यान दीजिएगा टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो u sin α/g का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो ये मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, u² sin² α/2g, u² sin² α/2g, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा u sin α का वैल्यू यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। u sin α का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4g, ठीक है। तो u² sin² अल्फा का वैल्यू ऊपर में, मतलब इसको हम लिख सकते हैं u sin α का होल स्क्वायर बाई 2g, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो u sin α का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4g का होल स्क्वायर, ये हो गया 2g, मतलब ऊपर में 4 × 16/2, मतलब 8g, मतलब ये 8 × 9.8 78.4 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है। 78.4 मीटर इतना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ये ट्रैवल करेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। इन द अबव क्वेश्चन इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 8 सेकेंड देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए सेम आंसर आएगा ना, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि टाइम ऑफ एसेंट है 4 सेकेंड, तब मैक्सिमम हाइट निकालिए। अब कह रहा है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 8 सेकेंड है तब मैक्सिमम हाइट निकालिए। तो भाई जाहिर सा बात है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि सेम सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन में तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका जस्ट डबल हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट का, तो उस केस में भी हाइट मेरा सेम ही रहेगा। तो इस केस में भी हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 78.4 मीटर, इसमें कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। जैसे आपने क्या किया कि 60 डिग्री एंगल पे आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। मान लिया आपने u स्पीड से फेंका, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री पे। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है एट मैक्सिमम हाइट
डज इट पोसेस मैक्सिमम हाइट पे, ये इसका जो मैक्सिमम हाइट है यही इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये अपने मैक्सिमम हाइट पे क्या ये रखेगा, क्या इसके पास होगा पहला वेलोसिटी, ऑब्वियसली होगा। मैक्सिमम हाइट पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos 60 डिग्री। तो ये हमेशा, ये हम बताएं ना कि सब जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो फिक्स रहेगा, u cos 60 डिग्री, u cos 60 डिग्री कहीं पर भी। तो यहाँ पर भी u cos 60 डिग्री। मैक्सिमम हाइट पे बस अंतर ये होता है कि मैक्सिमम हाइट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो 0 होता है। क्लियर है, कहीं भी इसका किसी भी पॉइंट पे देखिएगा यहाँ पर जो वेलोसिटी है, तो मैक्स हॉरिजॉन्टल वाला फिक्स है u cos 60 डिग्री, लेकिन वर्टिकल का कुछ कंपोनेंट होगा। बस मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वर्टिकल वाला 0 होता है और नेट वेलोसिटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ होता है, हैविंग वैल्यू u cos 60 डिग्री। तो वेलोसिटी होगा, पहला का आंसर यस होगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगा भाई, सर्टेन जब स्पीड है, सर्टेन वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, हाफ mv² होगा। और तीसरा मोमेंटम, मोमेंटम भी होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है तो मास है और इसका वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी होगा। तो दूसरा और तीसरा का आंसर यस हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ई। चलिए इस क्वेश्चन में भी 60 डिग्री एंगल पर ही प्रोजेक्ट कर दिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसका जो काइनेटिक एनर्जी था इस पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी इसका कितना था, ई था। तो मैक्सिमम हाइट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर इसका नेट स्पीड कितना है, u है, मतलब कि e, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इसका वैल्यू e आपको दिया हुआ है, e का वैल्यू कितना है, हाफ mU² है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए मैक्सिमम हाइट पर इसका स्पीड कितना है, u cos 60 डिग्री है। तो मैक्सिमम हाइट पर मान लेते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी ई डैश है, ई डैश इसका काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ई डैश इसको हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है। तो ई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ mv² होता है, तो हाफ m इंटू इस, यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, u cos 60 डिग्री, मतलब u cos 60 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ mU² और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब हाफ mU² इतना तो आपका e है ही, e और cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, e/4 इज योर आंसर। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी E है तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, e/4 हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट कह रहा है, सॉरी यही आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट इट्स मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट इफ इट्स इनिशियल मोमेंटम इज m। ओके, अगर इसका इनिशियल मोमेंटम मतलब यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम m है तो मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम निकालना है। मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम कितना हो गया है, m' हो गया। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा इनिशियल मोमेंटम m मतलब इसका मास अगर m है, इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, u था, तो mu हो गया। मोमेंटम एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इनिशियली m इंटू u हो गया, चूँकि वेलोसिटी u था। ध्यान दीजिएगा अब बाद में मैक्सिमम हाइट पे इसका मोमेंटम कितना है, m' इसको मान रहे हैं, उसी m' का वैल्यू हम लोगों को m के टर्म में निकालना होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसका मास तो m हो गया और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, u cos 60 डिग्री, u cos 60 डिग्री दे रहे हैं, वेलोसिटी इतना होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, mu और cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, मतलब यहाँ से mu का वैल्यू कितना है, m है, तो यहाँ से m' का वैल्यू कितना हो जाएगा, m/2। ये जो आंसर मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम जो है इनिशियल वाले मोमेंटम का हाफ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम हाइट पर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। ध्यान दीजिए हम लोगों को दिया हुआ था, चूँकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और 17 से हम लोगों को इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है या इनिशियली मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी e/4 हो गया। चलिए ठीक है, तो हम लोगों को अब पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा।
क्लियर है? तो कैसे सोचेंगे, देखिए एक बात तो क्लियर है ना कि दोनों ही केस में इनिशियली यहाँ पर देखें, ये मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्टाइल का टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल का टोटल एनर्जी ए पर जितना होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, और बराबर होगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये तो पक्का बात है। चलिए ठीक है, अब ए पर इसका क्या 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 एनर्जी होगा, एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर, दूसरा बी पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पर होगा। क्लियर बात है? चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी ए पर, काइनेटिक एनर्जी इसका कितना था, ई था, चलिए प्लस ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, तो भाई हाइट तो जीरो है ना, तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड पे इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। क्लियर है? बी पर काइनेटिक एनर्जी, बी पर काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल चुके थे, E/4 प्लस, और बी पर पोटेंशियल एनर्जी, तो यही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है, बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये E/4 आपका इधर चला आएगा, तो बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा मतलब मैक्सिमम हाइट पे, ये कितना हो जाएगा, E - E/4 मीन्स 3E/4 इज योर आंसर।